तो इसको नमस्कार, जय सिया राम। और जैसा कि मैंने 11 तारीख को पोस्ट किया था कि एनडीए का सीट का जो बंटवारा है 17, 16, 5, 1, 1, और वही आज हुआ। 17 बीजेपी, 16 जदयू, 5 लोजपा और एक हम, एक उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। बहुत सारी बातें चल रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा नाराज हैं, 3 सीट से कम नहीं मानने वाले हैं, वो अलग हो सकते हैं, एनडीए टूटेगी, ये होगी वो होगी। तो उपेंद्र कुशवाहा ने तो एक में संतुष्ट, काराकट उनका डिमांड था और काराकट में वो कार्यक्रम कर भी रहे हैं, वहाँ पे वो मेहनत भी कर रहे हैं, तो उनको मिल भी गया। और हमको गया से मिल गया, ये पहले से तय था, समझ पता था कि ये गया ही सीट जो है हमको मिलेगी। लेकिन बीजेपी के और जदयू के बहुत सारे ऐसे सीट हैं जो कि अदला बदली हुई है, जिसके बाद क्या है ना कि आपका जो चुनाव है दिलचस्प हो गया है। ऐसे तो हर जगह दिलचस्प होता जा रहा है, लेकिन बिहार में खास करके लोकसभा का चुनाव जो है वो बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेगा। और उसके कारण क्या है कि अब किन किन उम्मीदवारों की टिकट कटेगी, किन किन को मिलेगी, कहाँ से, क्योंकि सीट भी अदला बदली हुआ है। जैसे नवादा पहले लोजपा के हाथ में था, अब जो है बीजेपी के यहाँ चला आया है। अब जैसे सीतामढ़ी पर जदयू के पास था और अभी भी है, लेकिन वहाँ से जो सांसद थे सुनील कुमार पिंटू, वो बीजेपी की ओर चले आए। वो जदयू का और नीतीश जी का खुल्लम खुल्ला विरोध कर रहे थे। भागलपुर, किशनगंज, ये बीजेपी पहले से ये करते आ रही थी, लेकिन वो भी जो है उधर चले। जहानाबाद तो जदयू के हाथ में था, जदयू के पास ही रहा है। तो अब इस वजह से क्या होगा कि अब जो है बिहार में लोकसभा का चुनाव बहुत ही दिलचस्प हो गया है। और अब डिपेंड करता है उम्मीदवार कौन कौन होते हैं। सभी जगह उम्मीदवारों को लेकर करके चर्चा बनी हुई है और बहुत उठापटक होना है अभी बिहार में चुनाव, इस लोकसभा चुनाव में। अब सबसे सबसे पहले तो समझिए कि जैसे अब पशुपति पारस, रालोसपा जो था, अब उनका क्या अब अगला कदम होगा, ये देखने वाली बात है कि वो तो नाराजगी कर चल रहे थे, वो न दिल और दल दोनों मिलने की बात नहीं कर रहे थे कि नहीं मिल सकता है, और वो अड़े हुए थे। जबकि दूसरी चीज क्या है कि भारतीय जनता पार्टी, जहां तक लोग कह रहे थे खबरों की माने, तो उनको जो है आपका राज्यपाल का ऑफर, पद का ऑफर किया गया था, जिसे कि पशुपति पारस ने ठुकरा दिया था। अब ये समझ में नहीं आता है कि पशुपति पारस किस बात के लिए इतना ज्यादा अपने आप को जो है ये जो है बार्गेनिंग कर रहे थे, जबकि उनके पास वोट भी नहीं है। जो भी रामविलास पासवान का जो 6-7% वोट था, वो चिराग पासवान की तरफ शिफ्ट कर गया है। लेकिन ये पशुपति पारस क्यों इस वजह से ऐसे हो रहे हैं? अपने आप को मतलब अड़े हुए थे, बार्गेनिंग करने में लगे हुए थे। मैं सोच रहे थे कि मुझे बीजेपी मनाने आएगी, एनडीए के लोग आएंगे। ऊपर से रही सही कसर जो है, सूरजभान सिंह को आभास हो गया था कि ये चंदन सिंह ये बीजेपी के हाथ में जाने वाला है और मेरे भाई का या किसी को नहीं मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा कि हमारे लिए राजद से भी बातचीत चल रही है। अब यहाँ पे ही दिलचस्प कुछ चीजें होंगी। अगर रालोसपा जो है राजद की ओर जाती है, महागठबंधन की ओर जाती है, या इंडी गठबंधन कह ले, उधर जाती है, तो अब इसको देखने की बात होगी कि अब क्या होगा। क्योंकि अगर वो होगा तो ये तय है कि मतलब सूरजभान सिंह के परिवार से कोई भी नवादा से चुनाव लड़ेंगे, ये तय होगा। ये तो तय है अगर वो जाते हैं उस तरफ तो। अब यहाँ पे है कि भाजपा किसे उतारती है। अब भाजपा से हो सकता है कि अरुणा देवी को मिल सकता है, अनिल सिंह को मिल सकता है, या गिरिराज सिंह पुनः वापस आ सकते हैं। इन 3 नामों को लेकर करके वहां पे चर्चा है। लेकिन बीजेपी हमेशा चौंकाते चली आ रही है, तो हो सकता है कि इस बार भी चौंका दे। लेकिन इन 3 नाम जैसे है क्या कि वहां पे एक चीज और है, नवादा के लोग इस बार जो है लोकल कैंडिडेट की डिमांड कर रहे हैं। वहां के पब्लिक जो है पहले से बहुत दिनों से नाराज, क्योंकि आज तक बिहार में 8 से 10 ऐसे लोकसभा सीट हैं जहां पे बाहरी कैंडिडेट ही आज तक चुनाव लड़ते आए हैं। उनमें से एक आपका नवादा भी है कि वहां से अभी तक जितने भी जीते हैं, सांसद बने हैं, वो बाहर के ही रहे हैं, नवादा से नहीं रहे हैं। तो ये दिलचस्प होगा कि नवादा के लोग, नवादा के किसी भी दल के लोग, लोकल नेताओं का जो है वो चाह रहे हैं कि उनको टिकट मिले। तो भारतीय जनता पार्टी से जो नाम वहां पे है सामने से, वो 2-3 नाम है सामने, क्योंकि मिलना तो वहां भी है कि भूमियार वर्सेस भूमियार होगा। आने वाले समय में जो चुनाव है लोकसभा का, भूमियार वर्सेस भूमियार,
तो वहां पे भारतीय जनता पार्टी या तो गिरिराज सिंह को पुनः, क्योंकि गिरिराज सिंह का बेगूसराय में बहुत अच्छा रिपोर्ट कार्ड नहीं है, वहां पे उनका राकेश सिन्हा से चल रहा है, वहां पे वो एक संजय सिंह हैं जो पुराने जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ उनका चल रहा है 36 का आंकड़ा, वहां पे 3 धड़ा में 3 गुटों में बटा हुआ है भारतीय जनता पार्टी का खेमा। तो हो सकता है कि वहां से वो सीट लूज करते हैं तो उनको शायद शिफ्ट फिर से नवादा कर दिया जाए, और ये भी चांस है कि उनकी इस बार जो टिकट है कट सकती है उनकी और अश्विनी चौबे की। तो ये हो रहा है, लेकिन अब बनता है कि हो सकता है जैसे अरुणा देवी को मंत्री नहीं बनाया गया है, जिसके कि होमयार समाज डिमांड भी कर रहा है, तो हो सकता है कि उसके लिए भाई उनको लोकसभा का टिकट दे दिया जाए, या हो सकता है अनिल सिंह बहुत दिन से लगे हुए हैं कि भाई नवादा का बेटा को टिकट मिलना चाहिए, लेकिन अनिल सिंह के खिलाफ एक बात जाती है कि अनिल सिंह नवादा में उतने अच्छे, ज्यादा उनका जो है रेपुटेशन अच्छा नहीं है, ये बात जो है उनके खिलाफ जाती है। तो अब देखने वाली बात है कि वहां पे उम्मीदवार कौन होता है, ये दिलचस्प होता है। नालंदा में ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं अपने आप को जो नेताओं के करीब रखते हैं, नेताओं से करीबी जो अपने आप को मानते हैं, नेताओं को अपना वो राजनीतिक का पंडित मानते हैं, उन लोगों ने तो घोषणा कर दिया कि कौशलेंद्र कुमार वर्सेज दिलीप कुमार। दिलीप जी जो कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष, अभी राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य हैं, और कौशलेंद्र कुमार जो जदयू से अभी वर्तमान में सांसद भी हैं, 3 टर्म से रहे, 4था टर्म उनको मिलने की बात लोग कह रहे हैं। लेकिन यहाँ भी ट्विस्ट है कि हो सकता है यहाँ पे उम्मीदवार बदला जा सकता है जदयू की ओर से, क्योंकि ये डिमांड जदयू की तरफ से भी उठ रहा है और यहाँ के पब्लिक की ओर से भी उठ रहा है। तो अभी इस पर निर्णय नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि हाँ यही होगा, लेकिन यहाँ जो है बहुत ज्यादा कुछ अंतर आने वाला नालंदा में नहीं है, क्योंकि नालंदा में एक जो है सॉफ्ट कॉर्नर नीतीश जी के साथ है। लेकिन फिर मैं लेकिन बोल रहा हूँ बार बार कि यहाँ भी एक चीज है कि एक जो तबका है खास कर करके वो हराने के लिए जदयू के उम्मीदवार को एड़ी चोटी, चाहे जो भी उम्मीदवार रहे, इन खास कर करके अगर कौशलेंद्र कुमार जी को मिलता है तो इनको हराने के लिए एड़ी चोटी एक करेंगे। कुछ ऐसे बड़े बड़े यहाँ पे नाम हैं, बड़े बड़े लीडर हैं जो कि इन सब चीजों के पीछे वो लगे हुए हैं, वो अंदरूनी जो है अपना रणनीति बना रहे हैं पिछले कुछ समय से, और उस पर ये वो लोग काम भी कर रहे हैं। तो आने वाला समय जो है ये भी बताएगा कि अगर टिकट मिलता है कौशलेंद्र जी को तो कौन कौन जो है वो बाद में लोगों के सामने आ भी जाएगा कि कौन लोग जो है इनके खिलाफ में कार्य कर रहे हैं या करेंगे। तो यहाँ पे ये भी एक जो है दिलचस्प नालंदा में होने वाला है। अब दूसरी चीज है कि जैसे एक चीज और है कि आपका ये भारतीय जनता पार्टी के जो हैं शाहनवाज हुसैन, पहले उद्योग मंत्री बिहार में रहे थे, अचानक से उनका कार्यकाल जो है एमएलसी का खत्म होता है, उनको दोबारा एमएलसी नहीं बनाया जाता है और बोला जाता है कि वो या तो किशनगंज या भागलपुर से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन किशनगंज और भागलपुर दोनों जो है जदयू के खाते में चला जाता है। भागलपुर का तो पहले से तय लग रहा था, क्योंकि गोपाल मंडल विद्रोह मतलब विरोध का और विद्रोह का बिगुल फूंक चुके थे, वो कह रहे थे टिकटवा तो हमारा पॉकेटे में है, अगर हमको टिकट नहीं भी मिलेगा तो भी हम किसी भी दल से चुनाव लड़ेंगे, मेरा सभी दल से संबंध अच्छा है। तो बिगुल तो वहां से वो फूंक चुके थे और इनका विरोध भी जता चुके थे शाहनवाज हुसैन का। तो अब किशनगंज और मतलब जो है आपका मतलब भागलपुर, दोनों ये सीटें जो है अब समझ में नहीं आ रही, क्योंकि ये तो जदयू में चला गया, तो अब जो है ये कहाँ जाएंगे शाहनवाज हुसैन, उनको कहाँ से टिकट मिलेगा, ये सोचने वाली बात है और देखने वाली बात है। अब जैसे एक चीज और है, पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण, अब यहाँ पे एक जो नया नया अभी नेता बनने की ओर अक्सर है मनीष कश्यप, उसने कहा कि भाई मुझे अगर बीजेपी टिकट देते तो बहुत अच्छा, नहीं तो मैं तो चुनाव लड़ूंगा। अब पता नहीं मिल पाता है या नहीं मिल पाता। राधा मोहन सिंह तो चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब वहां से क्या होता है देखने वाली बात है। शिवहर रमा देवी 3-4 बार से सांसद रह चुके हैं, उनका टिकट कट चुका है क्योंकि वो खाते में चला गया है जदयू के। लेकिन एक चीज और हो सकता है कि भारतीय जनता पार्टी उनके सिंबल से अपने लोगों को उतार सकती है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो 3 से 4 तरीके का सर्वे होता है उसके आधार पर टिकट देती है और उसी आधार पर अपने गठबंधन के लोगों को भी कन्वे करती है। तो उस आधार पे कुछ हो सकता है कि अपने नेताओं को इनके सिंबल से उतार सकती है, जैसा पिछले चुनाव में कुछ विधानसभा और लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और जदयू ने किया था। तो ये हो सकता है रमा देवी आपको लड़ते दिखें मतलब जदयू के सिंबल पे, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आते हैं कि हाजीपुर से तो चिराग पासवान ऐलान कर चुके हैं, लेकिन जमुई से वो किसे टिकट देते हैं वो भी दिलचस्प है, क्योंकि जमुई लोकसभा क्षेत्र में जहां अगर जाकर देखेंगे तो चिराग पासवान का बहुत अच्छा रेपुटेशन नहीं है। उनका मतलब अगर उधर के लोगों से पूछेंगे तो वो उनका शिकायत ही करते हैं
और समस्तीपुर जो कि प्रिंस राज वहां से थे, अब उनको वहां से कौन, ऐसे तो महबूब अली कैसर और बीना देवी जो है, बीना सिंह, ये दोनों इनके तरफ आ चुके हैं। और मुझे लगता है कि चुनाव होने से पहले मुझे लगता है कि ये लोग और भी जो लोग हैं वो साथ में आएंगे। पशुपति पारस अब अकेले रह गए, उनका चला नहीं, बीजेपी ने उनको ठेंगा दिखाया है और उनके पास ऑप्शन नहीं। उनको दे रहा था, मनाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वो अपने जो कहता है ना कि चादर से ज्यादा पांव पसार रहे थे कि नहीं मैं ये करूंगा, जबकि उनके साथ वोट बैंक नहीं है। खैर, अब ये चीज हो गया। दूसरी चीज है क्या कि एक और नाम है लोजपा से अरुण कुमार। वो दो जगह का सोच रहे थे, या तो नवादा या तो जहानाबाद। अब वो कहाँ से लड़ेंगे ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि नवादा तो चला गया बीजेपी के हाथ में और जहानाबाद चला गया जदयू के पास। अब वो कहाँ से चुनाव लड़ेंगे ये समझ से, हो सकता है कि वैशाली से, लेकिन वैशाली से ऑलरेडी जो बीना सिंह उनके साथ गए हैं इधर पशुपति पारस को छोड़कर, तो मुझे लगता है कि उनको ही टिकट मिलेगी। तो वहां भी उनका जो है बनता नहीं दिख रहा है। तो एक जगह बनता है खगड़िया या जमुई या समस्तीपुर, ये तीन जगह में से कहाँ उनको मिलता है ये देखने वाली बात है। अब रहा गया यहाँ पे कि बक्सर, आरा, पाटलिपुत्र, सासाराम। इसमें तो मुझे लगता है औरंगाबाद से जो है सुशील सिंह कंफर्म है। आपका इधर जो है आपका बेगूसराय से भी कंफर्म नहीं है, गिरिराज सिंह का कोई कंफर्मेशन नहीं है। पटना साहिब से रविशंकर प्रसाद चेंज होंगे, वहां से ऋतुराज सिन्हा लड़ेंगे चुनाव, ये तय है। पाटलिपुत्रा से हो सकता है कि आपका इनका बेटा लड़े या खुद लड़े। रामकृपाल यादव अगर खुद लड़ते हैं या लड़ सकते हैं, या उनका बेटा लड़ सकते हैं वहां से। आरा से आरके सिंह लगभग कंफर्म है। अब ये बात वहां पे ये उठती है कि ये कहाँ जाएंगे, पवन सिंह वो इंतजार में है, क्योंकि आसनसोल से तो उन्होंने दावेदारी छोड़ दी है। तो हो सकता है बीजेपी इनको भी तवज्जो ज्यादा ना दे, क्योंकि उनका आरा में कोई पकड़ नहीं है, आरके सिंह के फेवर में पब्लिक ज्यादा है। अब बक्सर आते हैं, तो बक्सर में क्या है कि अश्विनी चौबे को टिकट नहीं मिलेगा, ये लगभग लगभग तय है। तो हो सकता है कि अश्विनी चौबे का बेटा जो क्या है, शाश्वत चौबे या क्या नाम है, मैं अगर वो करेक्ट हूं तो मुझे बताइएगा, हो सकता है मैं नाम भूल रहा हूं। वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि वो पार्टी में एक्टिव हैं और शायद किसी पद पे भी शायद वो हैं। अब उजियारपुर से नित्यानंद राय है, क्योंकि अमित शाह के वो बहुत करीबी हैं। और एक चीज ये भी है कि अब मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इस बार जो है थोड़ा बहुत धीरे धीरे जो स्थिति बनते जा रही है, अमित शाह का बीजेपी समर्थक या बीजेपी के जो पुराने कार्यकर्ता हैं, पुराने लीडर हैं, उनके अंदर उनके प्रति जो है धीरे 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 गुस्सा बढ़ता जा रहा है। ये देखने को मिल रहा है कि उनके जो पुराने समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, या जो पुराने लीडर हैं अमित शाह के प्रति नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं धीरे धीरे, सोशल मीडिया से लेकर ग्राउंड लेवल पे भी। और उसका सबसे बड़ा है क्या कि अमित शाह धीरे धीरे अपने एक मिशन में लगता है लग गए हैं। उनको खुद को अपने आप को प्रधानमंत्री बनाना, जैसे उनकी एक्टिविटी दिख रही है। होगा क्या ये तो मुझे नहीं लगता है कि कभी प्रधानमंत्री बनेंगे, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। उनका किस्मत अभी बहुत चमका हुआ है, बहुत ऊपर जा रहा है भाई, भाग्य उनका ऊपर साथ है अभी। लेकिन जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के बिहार जो इकाई है उसको जैसे उन्होंने तहस नहस किया है, यूपी में भी वही काम कर रहे हैं योगी जी को रोकने के लिए, क्योंकि योगी जी का मोदी जी के बाद आगे नाम जितने भी समर्थक हैं या कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के जो निचले स्तर के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में योगी जी का एक अच्छा खासा पैठ बन चुका है। और उसको देखते हुए अपने 5 नेताओं को अमित शाह जो है यूपी में छोड़ रखे हैं कि इनका किसी तरह जो है विरोध किया जा सके, ये आगे नहीं बढ़े। और मोदी जी को एक तरह से जो मोदी जी के ऊपर छींटा नहीं लग रहा था, धीरे धीरे, जैसे अब इलेक्ट्रल बॉन्ड को ले लीजिए या किसी और चीज को ले लीजिए, जितने भी कांग्रेसी हैं उनको उठा उठा के अपनी ओर शामिल कर रहे हैं। मतलब भाजपा में अभी क्या है कि कांग्रेस के लोग ज्यादा हैं, कांग्रेस से आए लोग चुनाव ज्यादा लड़ रहे हैं या चुन करके संसद में जा रहे हैं, चाहे वो राज्यसभा हो या लोकसभा हो। ये बड़ा भाजपा के लिए दुखदायी है। जो उनके कार्यकर्ता, जो खाटी शुद्ध कार्यकर्ता है भारतीय जनता पार्टी के लिए, उनके लिए बहुत दुख का है माने विषय है, और उनके लिए बड़ा ही ये चिंतन वाला विषय है। और इसके वजह से क्या है कि हो सकता है कि भीतरघात भारतीय जनता पार्टी के साथ हो सकता है, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। या हो सकता है मोदी के नाम पे दे भी दें इस बार, लेकिन अमित शाह का खुला आम विरोध होना अब धीरे धीरे शुरू हो गया है। और अब देखिएगा आने वाले 2-3 सालों में अमित शाह के लिए बहुत अच्छा कुछ घटने वाला नहीं है। उनके जितने भी समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, सोशल मीडिया से ग्राउंड लेवल पर दिखेगा कि उनके विरोध में उतरेंगे। इस चुनाव को होने दीजिए, उसके बाद ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि अमित शाह ने बीजेपी को कांग्रेसीकरण करने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ी, कोई कसर नहीं छोड़ी है। जहां तहां से दूसरे जगह से लोगों को ला कर करके उनको टिकट देना, और ये इलेक्ट्रल बॉन्ड का वाला मामला जो अभी तूल पकड़ रहा है, ये भी इसमें अमित शाह की अहम भूमिका रही है। तो मोदी जी भी यहाँ पे उनको एक चेहरे को पढ़ने की कोशिश करिएगा तो लगता है कि वो बहुत अंदर से दबाव महसूस कर रहे हैं और दुखी हो रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई में अमित शाह ने भूपेंद्र यादव को बिठा कर करके, और भूपेंद्र यादव के साथ जो लोग थे चौकड़ी में, जैसे उसमें नित्यानंद राय हो गए, आपका संजय जायसवाल हो गए, ये सब जो लोग थे, ये भारतीय जनता पार्टी बिहार इकाई को बर्बाद करके रख दिए। और इसी वजह से अभी क्या है कि आपको जो दिख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ठीक है, यहाँ पे 78 सीट 77 सीट पे हैं, लेकिन अगर आप देखेंगे तो अंदर अंदर जो है विरोध का स्वर जो है बहुत माने कभी भी ऊपर आ सकता है, बढ़ सकता है। तो ये एक बात जो है दिख रही है, और अमित शाह, मुझे लगता है कि इसमें आरएसएस को दखल देना चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी के जो सीनियर लीडर हैं उनको भी दखल देना चाहिए। तो नहीं तो ये आने वाले 5 सालों में मोदी जी को हटाने की साजिश अमित शाह कर सकते हैं, और खुद प्रधानमंत्री की गद्दी पे बैठने की उनकी पूरी इच्छा है, महत्वाकांक्षा है, या जो भी उसको कहें, ये उनके मन में चल रहा है। और इसकी वानगी देख सकते हैं कि जो कट्टर समर्थक थे उनको भी, वो भी अमित शाह को तड़ीपार कह कर करके संबोधित करने लगे हैं। अब तो समय बताएगा कि ये क्या है, क्योंकि अब चुनाव का बिगुल बज ही चुका है। तो जैसा मैंने बताया कि अब उस पर डिटेल जो है यहाँ पे खास कर करके बिहार का जो 40 सीटों का बंटवारा 11 तारीख को मैंने पोस्ट किया था, कि जो भी मैंने लिखा था कि हाँ ऐसे ऐसे होगा, और वही हुआ। अब है कि उम्मीदवार का लिस्ट आ जाए तब समझ में क्लियर फिगर समझ में आएगा कि हाँ कहाँ से कितनी कौन कौन जीत सकते हैं, और कहाँ पे कितनी सीटें मिलने की लगभग यहाँ से 40 सीटों में संभावना है। तो ये तो कुछ समय में 1-2 दिन में शायद हो सकता है कि यहाँ निक्की साहिल, नहीं भाई, नहीं नहीं ऐसा नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। आप अगर चाहें तो पता कर सकते हैं। आपके अजय जी बहुत, आप कल परसों जब मैं लाइव था तो आप दोनों एक दूसरे से ये कर रहे थे, आप पूछिएगा इनसे, क्योंकि जो उनके करीबी संघ में लोग होते हैं ना, उनके इनके एक हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, उनके साथ उठना बैठना उन लोगों का होता है। तो आप ये जानकारी ले सकते हैं कि ऐसा नहीं है। अमित शाह के प्रति विरोध का स्वर उठ रहा है, ठीक है, उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। तो इसमें ये नहीं कह सकते कि हाँ कुछ भी नहीं, मैं ऐसे ही नहीं बोलता, उतना ये नहीं कि हाँ मैं बेवजह की चीजें बोलता हूँ। आप जैसे आज अगर आपको ये देख लीजिए, मैं 11 तारीख को ही पोस्ट किया था कि कितनी सीटें किसको यहाँ पे बंटवारा हो चुका है, यही होगा, और आज वही हुआ, 16, 17, 5, 1, 1 वही आज हुआ। तो मैं ऐसे ही कोई मतलब का नहीं, अगर बोलता हूँ तो उसमें ये जरूर, मुझे अगर डाउट होता है तो मैं कहता हूँ कि हो सकता है, ठीक है, ये चीजें हैं, ऐसा नहीं है। और बाकी मैं डिटेल में नहीं जानना चाहता, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेरे मित्र हैं जो कि नागपुर संघ कार्यालय में बैठते हैं, समझ गए ना, तो वहां से भी कुछ कुछ जानकारी मिल जाती है हमें। खैर मैं उस पर नहीं जाना चाहता, ये आपकी राय हो सकती है, मेरी राय थी, मैंने आप लोगों से साझा किया। अब बाकी देखिए कि लोकसभा में क्या, यहाँ नालंदा से क्या होता है, यहाँ से भी जो मैंने कहा कि बहुत सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। अब इसका क्या होने वाला है, लेकिन हाँ अगर ये भी है कि क्लियर नहीं है, जैसा मैंने पोस्ट किया था कि कुछ भी क्लियर नहीं है, किसी को क्लियर नहीं मान जाएगा, नहीं हो सकता है। मैं भाई, आप अपने स्तर पे सही बोल सकते हैं, मैं नहीं, ये नहीं कर सकता कि मैं ही सही हूँ, आप अपने जगह पे सही हैं। लेकिन मेरे सर्किल में जितने भी लोग, मैं जितने लोगों को जानता हूँ, भारतीय जनता पार्टी से, संघ से, बीएचपी से, बजरंग दल से, जितने भी लोग मेरे सर्किल में हैं, संपर्क में हैं, या जिनसे मैं सोशल मीडिया पे जुड़ा हुआ है, या ओवर द फोन व्हाट्सएप जुड़ा हुआ हूँ, उन सभी का एक स्वर में इस व्यक्ति का विरोध कर रहे हैं। बाकी आप कहाँ से बोल रहे हैं वो आप जानते होंगे। मेरा जो सोर्स है मैं उस आधार पे कह रहा हूँ। खैर जो भी है, अजय जी कह रहे हैं बिहार में बीजेपी एनडीए में, बिहार एनडीए में बीजेपी की अपेक्षा जदयू को अधिक क्षति होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जदयू को ही क्षति होगी अजय जी, उसमें बीजेपी को भी क्षति होगी जदयू के साथ आने से। मैंने पहले भी कल परसों भी कहा था कि जदयू अगर साथ आया तो बीजेपी के लिए भी ये चीज है, क्योंकि इन लोग जो बार बार नीतीश कुमार के ऊपर पलटू राम का जो तमगा देता है, तो भारतीय जनता पार्टी भी पलटती है और राजद भी पलटती है। तो ये नहीं कह सकते हैं कि हाँ मतलब वो उसे भी क्षति होगी, भारतीय जनता पार्टी को भी जवाब देना होगा। और दूसरी चीज क्या है कि एक बहुत तेजी से माने बहुत दिनों से चल रहा है
कि भारतीय जनता पार्टी का एक समाज जो है कैडर वोटर था या है अभी भी कहें, खास करके सवर्ण समाज के, खास करके भूमियार समाज से, उनके बीच में विरोध है। माने उनके अंदर, सॉरी विरोध नहीं, गुस्सा है। गुस्सा, विरोध नहीं कह सकता, गुस्सा जरूर है भारतीय जनता पार्टी के प्रति, क्योंकि इस बार देखिए मंत्रिमंडल विस्तार में भी उन्होंने नहीं दिया इस तरह से। और उसके बाद फिर आपका अगर देखें कि अब डिपेंड करता है कि लोकसभा चुनाव में किसको कितनी सीटें, कहां कहां कैसे क्या साधते हैं, निशाना साधते हैं, सोशल इंजीनियरिंग कैसे करते हैं, वो तो देखने वाली बात है। सही है ये निक्की साहिल जी, ये सही है कि भारत एनडीए सत्ता में आएगी, मैं इस चीज के लिए इनकार नहीं कर रहा, लेकिन ये कि 40 सीटें यहाँ से जीतेंगी और अथी नालंदा से और पूरे देश में 400 प्लस, मेरे हिसाब से तो नहीं होता दिख रहा है। बाकी आप लोग भी हैं, देख रहे हैं, अपने स्तर पे देख रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना मानना है, मैंने पहले भी बोला, 335 से 350 का मैं अपना मान के चल रहा हूँ कि मेरा इतना जो है एनडीए को आना है, और 280 से 300 के आसपास जो है बीजेपी को आना है, ये मेरा मानना है। बाकी आपकी है, अपना आकलन है, वो तो समय अब आएगा कि 4 जून को पता चल ही जाएगा। खैर, जो मैंने बताया कि यहाँ जो नवादा का चुनाव बहुत दिलचस्प होगा, वहां पे भूमियार वर्सेस भूमियार ही होगा। कौन किससे लड़ते हैं निर्भर करता है। वहां पे जो मुझे लगा कि हाँ, इन सब नामों के ऊपर, क्योंकि अरुणा देवी के लिए बहुत जोर शोर से नाम जो है वहां पे उठ रहा है। देखिए कि क्या होता है, किसे मिलता है नहीं मिलता है, वो तो बात आगे पता चलेगा। तो चलिए, अब नालंदा में भी जो है यहाँ पे, जैसा कि जितनी भी राजनीतिक गलियारे में एक चीज ये बात चल रही थी कुछ समय से कि अगर वर्तमान सांसद महोदय को रिपीट किया जाता है तो हम लोग, मैंने, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मतलब राजनीतिक गलियारे में, कि हम लोग विरोध करेंगे। तो अगर ये जदयू के शीर्ष नेतृत्व के पास जाती है तो हो सकता है कि यहाँ पे बदलाव देखने को मिले, और अगर नहीं बदलाव होता है तो बहुत सारे लोग जो हैं, हो सकता है जदयू से भी हों, दूसरे दल से हों, भारतीय जनता पार्टी से हों, सभी लोग हो सकता है कि षड्यंत्र कर करके यहाँ पे कुछ कुछ उलटफेर भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसी संभावना नहीं। हो सकता है नीतीश जी के लिए छोड़ दें, जो नालंदा की जनता छोड़ दे, लेकिन हो सकता है, मैं ये भी बोल रहा हूँ। तो अब समय बताएगा कि क्या होगा, और देखने वाली बात है कि कैसा, जैसे क्योंकि मैंने बताया कि भाजपा जो है अपने 2-3 लेयर में सर्वे करवाती है। आरएसएस का सर्वे अलग है, भारतीय जनता पार्टी का अपना सर्वे अलग है, वो कॉल करवाना, ये करवाना, फिर उनका एक एजेंसी से, इंडिपेंडेंट एजेंसी से वो अलग करवाते हैं, फिर उसका एक मतलब और एक तरीका है, 2-3 तरीका है। जैसे एक इनका माई गवर्नमेंट ऐप से भी एक तरह से उन्होंने डेटा लिया है, मोदी जी का नमो ऐप से भी उन्होंने डेटा लिया है। तो इन सब जगहों से अगर वो देखें तो एक तरह से वो सर्वे के रूप में, क्योंकि इधर कुछ समय पहले जब आप देखेंगे तो वहां पे जैसे ही आप ऐप ओपन करते थे तो वो पूछते थे, वहां से पूछा जाता था कि आप कितना अपने सांसद को क्या देते हैं, क्या ग्रेड देंगे, कैसे काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, 10 तरह का सवाल होता था। तो इन सब आधार को इन सभी को आधार बना कर करके भारतीय जनता पार्टी अपने सहयोगी दलों को भी बता रही है कि हाँ, कौन जीत सकता है, कौन नहीं, किनका रेपुटेशन अच्छा है, किनका खराब है, उनको भी कन्वे कर रही है मैसेज, और खुद के पास भी ये कर रही है। तो अब जो है दिलचस्प हो गया है, क्योंकि अदला बदली भी सीट हुआ है, तो बिहार का चुनाव, बिहार में लोकसभा का चुनाव बिहार में खास करके बहुत दिलचस्प मोड़ पे पहुंच गया है। अब उम्मीदवार की घोषणा का इंतजार कीजिए, क्या होगा नहीं होगा 2-3-4 दिनों के अंदर क्लियर हो जाएगा। चलिए, तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ। आप लोग फिर इतना देर हमें मुझे मेरी बात को सुने, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत आभार। शुभ रात्रि।